बंद झालं होतं पत्रदान. नंबर क्या है? 112 112. 112 एक सेकंड 112 चलो पढ़ो 112 पत्रदान. स्थिराणाम् अल्पमासानां रोक्षाद अनुक्रोहतां पत्रदानं भवेत् कार्य यथा दोषम यथुर्तुच. स्थिर पत्रदान स्थिर अल्पमास वाले तथा रुक्षता के कारण भरने वाले व्रणों में दोष और ऋतु के अनुसार पत्रदान करना चाहिए. हाँ वही एरंड पूरा ही पढ़ लो ना, पूरा ही पढ़ लो. एरंड भुजरे से 118 तक पढ़ लो. पढ़ो कंटिन्यू. एरंड भुर्ज हरिद्राणां तु वातजे पत्रम अश्वबलं यश्च काश्मरी पत्रमेव पत्राणि क्षीरवृक्षाणां बोधकानि तथैव च दूषिते रक्तपित्ताभ्यां व्रणे दद्यात् विचक्षण. पाठ वातज व्रण में नहीं पढ़ लो एरंड भोजपत्र पूरा ही पढ़ लो. पाठा मुरवा पाटा मुर्वा गुडीची नाम काकमाची हरिद्रयो पत्रम च शूकनासाया योजयेत कफजे व्रणी. अकर्क शम विच्छिन्नम अजीर्ण सुकुमारकम अजंतु जगदम मृदु च पत्र गुणवत उच्यते. स्नेहम औषध सारम च पट्टपत्रा तरीकृत नादुक्ते यत्तत पत्र लेपस्य उपरि शैत्य उष्ण जननार्थाय स्नेह संग्रहणाय च तत्त औषधेषु दातव्य पत्र वैद्येन जानता. बस मैं बोलता हूँ. अब वो बोल रहे कि भाई पत्रदान कहाँ पर करें, यानी पत्र से ऊपर से किस व्रण के ऊपर लगाना चाहिए, इसके ऊपर एक बता रहे हैं. स्थिर व्रण में, अल्प मास वाले व्रण में तथा रुक्षता के कारण जो व्रण भर नहीं रहे हैं उनमें दोष की प्रधानता एवं ऋतु के अनुसार पत्रदान करना चाहिए. नहीं, पत्र ऊपर से रखना चाहिए. देखो इम्पोर्टेंट है ये सब. जहाँ पर अल्प मास हो रहा है और पत्र क्यों रखना चाहिए, तो चलो एक बार पढ़ लेते फिर बाद में होते हैं उसका निष्कर्ष निकालते हैं. तुम पीजी के अंदर ऐसा भी एक यूज कर सकते हो कि भाई साहब पत्र कैसे पतले होते हैं कि नहीं, तो अल्पमास से ऐसा समझ लो. और पत्र स्थिर होते हैं इसलिए ऐसा. अपन जो पत्र डालते नाही की हर के ऊपर पत्र मराठी के अंदर पत्र टाकत नाही का आपण, तसे पत्र ते स्थिर आणि अल्पमासवाले असं तो लक्षात ठेवू शकतो. स्थिर अल्पमास में क्या करना चाहिए, पत्रदान करना चाहिए. ऐसा तुम एक जस्ट लॉजिकली थिंकिंग के लिए तुम कभी कभी 2 टाइप की मेमोरीज कभी भी बना के रखने चाहिए कुमरे. एक डायरेक्ट मेमोरी होती है ना, पत्रदान स्थिर अल्पमास, और एक लॉजिकल मेमोरी होती है क्यों करना है पैसा पत्रदान अल्पमास ऐसा. आगे बता रहे हैं. वातज व्रण के अंदर आप एरंड पत्र से ऊपर से ये कर सकते हो, पत्रदान कर सकते हो. भोज के पत्र, भुर्ज पत्र कर सकते हो. करंज के पत्र भी आप लगा सकते हो, या हल्दी का पत्रदान भी कर सकते हो. ये इंपॉर्टेंट है कि हल्दी का पत्रदान भी करने को बोला है इन्होंने. रक्त पित्त से दूषित व्रण में अगर पित्त से है और रक्त से अगर दूषित व्रण है तो उसमें अश्वबला गंभारी के पत्र मिल जाते हैं. तुम्हें उसको राउंड करके रखो अगर आपको यूज ही करना है तो. शीरी वृक्ष में आपको उदुम्बर वट जैसे मिल जाते हैं, है क्या नहीं, गुलर. कमल के पत्ते भी मिल जाते हैं आपको. ऑब्वियसली गंभारी के तो मिल ही जाएंगे. गंभारी, कमल के पत्ते, वट आदि के विद्या बुद्धिमान वैद्य में करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. आगे बोल रहे कफज व्रण में जो पाटा उष्ण है, मुरवा है, गुड़ूची है. देखो गुड़ूची अपने को पित्त के इसमें लगेगी लॉजिकली अगर आप जाओगे तो. ऐसा तिक्त मधुरुष्ण है, यानी कि मेनली भाई सब पित्त शामक ऐसा आप सोच सकते हो. पर एक यहाँ पर कफज व्रण के अंदर गुड़ूची को इंप्लॉय किया है. बाद में बोल रहे हैं कि मकोई भी बोला. हल्दी का दोनों तरफ आया है, वातज और कफज में दोनों तरफ पत्रदान करने के लिए. कभी कभी ऐसे पूछ लेते कि भाई सब हरिद्रा का पत्रदान किस किस व्रण दृष्टि में करना चाहिए, तो दोनों में करना चाहिए. शुकनासा भी बोले. शुकनासा इतना कुछ पता नहीं कौन सा, ये तो काकमाची के भी मिल जाते हैं कपज व्रण में. ऐसे ऐसे याद रखने.
जो पत्ता अकर्कश खुरदरा ना हो, देखो कैसा लगाना है वो भी बोल रहे, नहीं तो आप साग के पेड़ के पत्ते लगा दोगे तो वरन और छिल जाएगा, ऐसे पत्ते नहीं लगाने हैं। इसलिए बोल रहे हो अकर्कश, फटा ना हो, पतला हो, कीड़ों द्वारा खाया हुआ ना हो, मृदु हो, तो वह पत्र गुणकारी होता है, ऐसा यहाँ पर बोला है। इम्पोर्टेंट कैसा पत्र है पूछेंगे तो नहीं, पर याद रखना चाहिए, ऑब्वियसली वैसे लगाना चाहिए। व्रण पर औषध का पहले लेप करें, तब पत्ता बांधने से पत्ता जो है औषध एवं वस्त्र के मध्य में आ जाएगा। औषध या स्नेह का सार जो है वस्त्र में नहीं लग जाता है कि नहीं, वस्त्र में जाता ही नहीं, लगता नहीं है, वस्त्र में नहीं जा पाता। इसलिए व्रण पर लेप लगाकर उस पर पत्र रखे, तब पत्ते पर रुई एवं वस्त्र का फ्लोत रखकर पट्टी बांध दे। व्रण में शीतलता एवं उष्णता को उत्पन्न करने तथा स्नेह को वही बनाए रखने के लिए वेद्यों को लेप के ऊपर पत्र रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया, हम करते नहीं ऊपर पत्रदान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने कंसेप्ट बताया। या आपको पित्तज व्रण है तो उधर आप कमल के पत्ते लगा दोगे, गंबारी के पत्ते लगा दोगे तो उससे शीतलता उत्पन्न हो जाएगी। कब्ज व्रण है, वातज व्रण है, ऐसा एरंडे के पत्र, गुड़ीच के पत्र अगर आप लगा दोगे तो उससे उष्णता क्रिएट हो जाएगी। इसलिए एक स्थानिक आप ये भी बोल सकते हो कि स्थानिक आपको दोषों का शमन करने के लिए, एक गुण धर्म आदान करने के लिए, एक प्रभाव के कारण भी आप उसको यूज कर सकते हो, प्रभाव जैसा, इसलिए पत्रदान करना ही चाहिए। अल्लन जी क्या बोल रहे हैं वो पढ़ लेते। स्थिरानाम इत्यादि से पत्रदान के विषय में कहते हैं, एरंडे इत्यादि दोष विशेष में पत्र विशेष के बांधने के विशेष में कहते हैं। सुगम अर्थात इस श्लोक का अर्थ है स्वयं स्पष्ट हो जाना। पत्रम अश्वबलम अर्थात अश्वबला का पत्ता, अर्थात उपोदकी का पत्ता, ये मुझे भी नहीं पता है। मैंने लिखा है कि अश्वबला और शुकनासा का प्रथम सुश्रुत में वर्णन है, ये भी लिख लो। ब्रह्मदेव के अनुसार अश्वबला यवनों की भूमि में मेथी के आकार के बीजों के समान बीज वाली होती है, उसे अश्वबला कहते हैं, ये भी समझ लो। दल्लन जी ने उसको बोला है कि मेथी के बीज के समान बीज होते हैं, उसको अश्वबला कहते हैं। और बोल रहे हैं शीर वृक्ष यथा बरगद आदि, वट आदि बोल रहे हैं। ओदक अर्थात पद्मक तथा कुमुद आदि। कवच व्रण में पत्रदान पाठा मुरवादी इत्यादि से कहते हैं। मुरवा अर्थात धनुष की डोरी बनाने के उपयोग में आने वाली एक विशेष लता होती है। शुकनासा अर्थात चर्मकार का वट, जिसे कान्यकुब्ज कन्नौज में कुप्यक भी कहते हैं। मालव देश के आचार्य मालवीय आचार्य तो चर्मकार जम्बू पलासिका पाठ भी मानते हैं, अर्थात जामुन एवं पलाश भी आप यूज कर सकते, क्योंकि पलाश के पत्ते भी स्निग्ध होते हैं, जामुन के पत्ते भी ऐसे स्निग्ध होते हैं, लेकिन खुरदरे नहीं होते। अजीर्ण अर्थात नवीन पत्ता लेना चाहिए। सुकुमार अर्थात तनु पतला पत्ता लेना चाहिए। देखो आप ज़्यादा थिकनेस वाला अगर पत्ता लोगे तो उष्णता वहीं पर ही क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आपको पत्ता एकदम पतला वाला लेना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर अच्छे से रेगुलेटेड रहे। अजंतु दग्धम अर्थात किसी कीड़े के द्वारा खाया हुआ न हो, मृदु हो, ऐसा पत्ता गुणवान कहा गया है। स्नेह इत्यादि से पत्रदान का प्रयोजन करते हैं। इसके पश्चात लेप के ऊपर पत्ता रखना चाहिए, तब पट्ट बांधना चाहिए। इस प्रकार पट्ट लेप स्नेह का सार भाग को ग्रहण नहीं कर पाता। कैसा पट्टा बांधना चाहिए, इसके उत्तर में कहते हैं कि पत्रांतिकृत पट्ट अर्थात लेव व पट्टे के बीच में पत्र द्वारा व्यवधान करने पट्ट बांधना चाहिए। कपड़ा क्यों नहीं ग्रहण कर लेता, उत्तर में कहते हैं कि स्नेह अर्थात शतदोद्घ्रोत आदि, और न केवल स्नेह बल्कि औषधि सार को भी नहीं ग्रहण कर पाता। औषध सार अर्थात औषध का सार अर्थात वीर्य, अन्य आचार्य स्नेह और औषध सार को पट्ट वस्त्रांतरित करके लगाने की निर्देश भी देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा पत्र दान किया जाता है कि सार को नीचे तथा पत्र के द्वारा भी दूषित न हो, यह पाठ भी मानते हैं। शैत्य उष्ण इत्यादि से भी पत्रदान का प्रयोजन करते हैं। पत्र इसलिए देते हैं कि पित्त रक्त से प्रभावित यदि व्रण हो तो उसमें शीतलता रहती है।
और यदि वात कवच व्रण है तो उसमें उष्णता रहती है, इसलिए पत्ता रखा जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। व्रणों पर औषधि लगाने के बाद ही पत्र रखना चाहिए, तब कपड़े से बांधना चाहिए, ऐसे ऐसे बोला है। अब देखो कोई वात कवच व्रण है कि नहीं, जिसके अंदर कंडू है, स्त्राव आ रहे हैं बाहर की तरफ, ऐसे वात कवच व्रण है, शूल भी है, ऐसे में अगर आप सिर्फ 1-2 गॉस पीस रख के अगर आप अच्छे से बैंडेज भी कर दोगे, तब भी उसके अंदर अगर विंटर सीजन में ऐसा आता है तो शीतलता अंदर की तरफ जाने की संभावना रहती है, तो फिर वात पित्त का वहाँ पर फिर से स्थानिक प्रकोप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पत्रदान का विशेष महत्व इन्होंने बताया, इसलिए इतना बड़ा वर्णन किया है। षष्ठी उपक्रम में उसको इंक्लूड किया है पत्रदान का, यानी कि महत्व तो है उनका। या आप ये भी समर सीजन में अगर कोई व्रण आ जाता है शरद ऋतु के अंदर, जहाँ पर जंगल देश है, पेशेंट खेती के अंदर काम करता है, उसको अगर व्रण हो जाता है, तो अगर आप सिर्फ गॉस्पेल लगा के पट्टी लगा दोगे तो उष्णता के कारण उसके व्रण की वृद्धि हो सकती है, पित्तज व्रण के अंदर दाह उष्णता ऐसे बढ़ सकती है, पित्त का प्रकोप हो सकता है। इसलिए आपको कमल का पत्ता अगर आप लगा दोगे तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर मेंटेन हो ही जाएगा। इसलिए पत्रदान का विशेष महत्व बताया है और प्रैक्टिकली करना भी चाहिए। ठीक है गोमरे, हाँ डॉक्टर, समझ में आया कि नहीं, कुछ समझ में आया? कुछ कुछ समझे डॉक्टर, मगर पत्रदान तो आया ना समझ में, क्यों करना चाहिए फिर, यानी प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट है वही उन्होंने बताया ना। समर सीजन में आप सिर्फ पट्टी बांध दोगे, इमेजिन करो, है क्या नहीं, तुम गए सिर्फ पट्टी बांध के छोड़ दिया, है क्या नहीं, पेशेंट खेत में गया भाई साहब, उष्णता लग गई है क्या नहीं, पट्टी से तो जल्दी अंदर निकल जाएगी कि नहीं उष्णता, कुछ बैरियर है ही नहीं बीच में, है क्या नहीं। और विंटर सीजन जैसे ठंड का सीजन आ गया है क्या नहीं, वात का व्रण है, उसके अंदर आप सिर्फ पट्टी लगा दोगे तो अंदर तक शीतलता नहीं जाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई साहब, पत्रदान करना ही चाहिए करके। चलो आगे बढ़ लो, कृमिघ्न का। मक्षिका व्रणम आगत्य निक्षिपन्ति यदा कृमीन् चवतुर्भक्षितेस्तु जायते वृषदारुणः तीव्र रुज विचित्राश्च रक्तस्रावश्च जायते तुरसादिर्हिस्तस्र धावने पूरणे तथा सप्तपर्ण करंज अर्क निम्ब राजा धनत्वच हिता गोमूत्र पिष्टाश्च सेकक्षार उदकेन वा प्रच्छाद्य मासपेशा वा कृमि न अपहरेद वर्णात् विंशति कृमिजातिस्तु वक्ष्याम उपरि भागश। बस बस बस, क्या बोल रहे हो? एक षष्ठी उपक्रम के अंदर कृमिघ्न का भी उन्होंने एक वर्णन किया है। बोल रहे हैं व्रण पर अगर आकर मक्खियाँ बैठ जाने से कृमियों के अंडे देते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं एवं उनसे बने कृमि व्रण को खाते रहते हैं, वह भयानक वहाँ पर एक शोभ उत्पन्न हो जाता है और कृमि खाने की वजह से ऐसे तीव्र और विचित्र प्रकार की वेदनाएं होती है और रक्तस्राव भी होता है। अगर तीव्र खतरनाक पेन है क्या नहीं, वृष दारुण, ऐसा अगर रुजा है, तीव्र रुजा है, विचित्राच रक्तस्रावाज जायते, अगर ऐसा है तीव्र रुजा है इसे व्रण के अंदर, तो समझ लो भाई साहब कृमि है अंदर। आगे बोल रहे हैं और विचित्र प्रकार की वेदना भी होती है, तो ये सबसे बड़ा, और शोध भी बोला है उन्होंने, भयानक प्रकार का शोभ अगर मिल रहा है तो आपको जानना चाहिए कि भाई साहब अदृश्य कृमि भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा कृमि दिख ही जाएगा। बोल रहे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको, सुरसादी गण की औषधियों के बाद व्रण को धोने एवं भरने के लिए हितकारी होता है, वही पूरा धावन करो और पूरन भी करने का बोला है। उसके अंदर बोलते हैं सप्तपर्णा, जो कि मिल ही जाता है अपने को, सप्तपर्णा बढ़िया दिया है, करंज भी दिया है, अर्क भी मिल जाता है, निम्ब, राजादन भी मिल जाता है। राजादन क्या है डॉक्टर? राजादन खिरनी को बोला है, खिरनी की छाल करके, एक बार ऑनलाइन देख लेना उसका लैटिन नेम राजादन का, मैंने भी नहीं देखा वो पेड़, बस सुना है। चलो आगे बोल रहे हैं, हाँ निम्ब राजादन त्वचक, हाँ यानी कि राजादन की त्वचा, ऐसा बोला है उन्होंने। इनको गोमूत्र जो कि बेस्ट कृमिघ्न बोला है, गाय का मूत्र, करंज कृमिघ्न, अर्क, निम्ब, सप्तपर्ण सभी
कृमिघ्न है को पीस कर लेप करना चाहिए, अथवा क्षारोदक से भी आप परिक्षेप करें। क्षार है तो वो वहाँ पर बढ़िया से जला देगा कृमि को, आप क्षारोदक का भी यूज कर सकते हो। अथवा व्रण पर किसी दूसरे प्राणी के मांस का टुकड़ा, ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग बताया है कि आप किसी दूसरे प्राणी का मांस, आप अजा का मांस लेके आइए, उस व्रण के ऊपर रखिए, जिससे क्या हो जाएगा, कृमि उससे चिपक जाएंगे और तथा मांस के टुकड़ों को हटाने से उसके साथ कृमि भी बाहर आ जाएंगे। यानी कि मांस का टुकड़ा आपने हटाया तो कृमि बाहर, यानी कि उसके साथ ही चिपक कर बाहर आ जाएंगे। ऐसा बहुत ही बढ़िया सिद्धांत बताया है, इसको याद रखना। इन कृमियों की 20 जातियाँ होती है। विशंति कृमि जातिषु वक्षस्य ऊपरी भागस्य, इसे उत्तर तंत्र में कहेंगे, इसे वो बोल रहे हैं। अब दलन जी क्या बोल रहे हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। मक्षिका इत्यादि से कृमिघ्न के विषय में कहते हैं, कृमियों के द्वारा व्रण का भक्षण करने पर अत्यंत कष्टकारी वृषधारण शोभ हो जाता है। उसमें विचित्र अर्थात तोद, इम्पोर्टेंट है, तोद वेदना होगी, दाह भी होगा और कंडु भी होगा, इत्यादि नाना रोग की वेदनाएं होती हैं। तावन अर्थात प्रक्षालन करिए। ऐसे व्रण के प्रक्षालन के लिए सप्तवर्ण करंजी इत्यादि हितकर होते हैं। सेकार अर्थात परिषेक भी करना चाहिए, शारोदक से परिषेक करने का बोला है। प्रच्छाद्य अर्थात व्रण को ढक कर, किससे ढककर, उत्तर में कहा गया है कि मांसपेशी से ढककर। मांसपेशी अर्थात मांसखंड, कृमियों की 20 जातियाँ होती है, उनको उत्तर तंत्र में कृमि प्रतिशत अध्याय में कहेंगे। यही कृमिघ्न का बोला है, प्रैक्टिकल यही देखना है। बहुत सारे पेशेंट ईचिंग बोल देते हैं, वेदना बोल देते हैं व्रण के अंदर, और अगर क्रोनिक ऐसा वुंड है, क्रोनिक वुंड है जो कि हील ही नहीं हो रहा है और उसके अंदर वेदना भी है, रक्तस्राव भी हो रहा है, शोक भी है, या एक भी लक्षण मिल रहा है तुम्हें, तो आप कृमिघ्न की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बृहन दीर्घकाल आतुराणां तु कृशानां व्रणशोषिणां गृहणीयो विधि सर्व कायाग्नि परिरक्षता। चिरकाल से रुग्ण, कृश एवं व्रण से शुष्क व्यक्ति के लिए जठराग्नि की रक्षा करते हुए सभी प्रकार की बृहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। बस वही बताया उन्होंने। वैसा दीर्घकाल से जो कृश व्यक्ति हो जाता है, व्रण के कारण शोष हो जाता है, उनको बृहन में बृहन करने चाहिए। पर कैसे करने चाहिए बृहन विधि को? जठराग्नि को बचा, अग्नि को करके। डलन जी वही बता रहे हैं, बृहणीय अर्थात देह का उपचय पुष्ट करने वाली विधि। यहाँ काय अग्नि परिरक्षता के स्थान पर काय अग्नि परिरक्षता पाठ भी होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। शरीरगत कृशता, दोष, साम्य आदि को जो कहे नहीं गए हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बोल रहे वो। वही बोल रहे कि आप ज़्यादा घृतपान करा रहे हो तो कभी कभार शोधन भी करना चाहिए, दीपनीय घृत जाना चाहिए, जो कि भाई साहब कुछ दिन दीपनीय घृत दो, कुछ दिन भाई साहब बृहन करने वाला घृत दो। ऐसा आपको बृहन विधि अग्नि की रक्षा करते हुए देनी चाहिए। चलो, इसमें तो सिंपल ही है कि भाई साहब कृष पेशेंट आ रहा है तुम्हारे पास, दीर्घकाल से व्रण है, तो पहले उसको आप बृहन, अश्वगंधा वगैरह द्रव्य भी दे सकते हैं। आगे बढ़ लो। विषग्न विषजुष्टस्य विज्ञानं विषनिश्चयम् एव च चिकित्सितं च वक्ष्यामि कल्पेषु प्रतिभागश। विषयुक्त अन्नपानादि का लक्षण, विष की परीक्षा और उसकी चिकित्सा कल्पस्थान में पृथक पृथक में किए जाएंगे। वही है, अगर कोई प्राणी तुम्हें काटने के बाद में व्रण हुआ है, पेशेंट से पूछना चाहिए, किसी कुत्ते ने, किसी बिल्ली ने, किसी अन्य प्राणी ने आपको काटा है क्या, उसकी वजह से ये व्रण हुआ है क्या, किसी पेड़ का कांटा लगने की वजह से, खेत के अंदर जो काम करते हैं उनकी वजह से ये व्रण हुआ है क्या, वहाँ पर आपको विषग्न चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उसके लिए बोल रहे कि भाई साहब मैंने पूरा विषग्न चिकित्सा के लिए कल्पस्थान बताया गया है, मैं यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकता। यानी तुम्हें व्रण की चिकित्सा करने तो तुम्हारा कल्पस्थान भी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। आगे बढ़ लो। शिरोविरेचन कहाँ करना? कंदुमंत सशोपाश्च ये च जत्रु परिव्रणा शिरोविरेचनम तूतु विदत्यात् कुशलोभिषक। कुशल वैद्य खुजली वाले, शोथ युक्त और कंठ प्रदेश के व्रणों में शिरोविरेचन का प्रयोग करे।
अब यानी कि जत्रु ऊपरी है, यानी कि कान के अंदर, कान के बाहर, सिर के ऊपर अगर व्रण हो चुका है, इसके अंदर कंडू बहुत ही हो रही है और शोभ भी बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शिर विरेचन करना चाहिए। सीधा सीधा बताया गया है। शोभ कंडू बनता इम्पोर्टेंट है, शोभ कंडू बनता, तो वहाँ पर आपको शिर विरेचन देना चाहिए, जिसकी वजह से दोष बाहर निकल जाए करके। जत्रु अर्थात वक्ष और अंश संधि के शिर विरेचन, यह नस्य का भेद है, वही बोल रहे हैं। बाकी कुछ ऐसा विशेष बताया नहीं है, बस वही से ऐसा शिर विरेचन करोगे तो कपदोष अच्छे से निकलेगा। यहाँ पर आप वचा चूर्ण से शिर विरेचन कर सकते हैं। वचा हो गया, अपमार्ग तंडुल हो गया, तीक्ष्ण वाली जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। रुजावंतु पढ़ून डॉक्टर। पढ़ लो। रुजावंतु अनिला अविष्टा वृक्षायेच ऊर्ध्वजत्रुजा व्रणेषु तेषु कर्तव्यं नस्य वैद्येन जानता। विद्वान वैद्य पीड़ायुक्त वायु के आक्रांत वृक्ष और कंठ प्रदेश के ऊपर के व्रणों में नस्य का प्रयोग करें। देखो कितना बढ़िया बताया गया है उन्होंने, वही कि वह सब। अब यहाँ पर तेल का नस्य करना चाहिए ऐसे बोल रहे हो कि ऑब्वियसली बात की इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे सिर के ऊपर अगर ये है व्रण है, सिर के पीछे है मन्या, इधर उधर अगर व्रण है जत्रु ऊपरी, वहाँ पर अगर पेन ज़्यादा है तो आपको अनु तेल का नस्य आप कर सकते हो, बला तेल का भी नस्य कर सकते हो। सीधा सीधा ही बताया है उन्होंने, कुछ ज़्यादा ये नहीं बताया। इसको अपन एक थोड़ा सा अभ्यंतर भाग से भी सोच सकते हैं कि अगर अभ्यंतर व्रण है, ठीक है नहीं, ब्रेन के अंदर अगर शोप वगैरह है तो उसके अंदर भी अपन ये शिरोविरेचन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि शिरोविरेचन के अंदर बोला है ना जत्रु ऊपरी व्रणा, तो अपन सोच सकते हैं सेरेब्रल इडिमा में अपन शिरोविरेचन कर सकते हैं क्या, तो ये अपनी सोच होनी चाहिए। समझ गए घूम रहे? हाँ डॉक्टर। शास्त्र को सीधा सीधा भी सोचा करो, जत्रु ऊपरी से वो बोल रहे हैं है क्या। सिर के ऊपर की किसी भी प्रकार की वेदना हो तो आपको नस्य करना चाहिए। इससे ये जो 126 नंबर का नस्य से आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि व्रण उधर बोला है ना कि भाई साहब जो व्रण है रणेति यस्मात् रूढ़ी अपि, है क्या नहीं, ऐसा बोला है ना। जो भाई साहब डिसकंटिन्यूटी करता है, जो एक शरीर के अंदर एक स्कार मार्क छोड़ देता है, उसको ही व्रण बोलते हैं। तो सभी चीज़ ये सुश्रुत के अकॉर्डिंगली व्रण ही होगी। इसलिए व्रण प्रश्न अध्याय में दोष बताए गए हैं, जहाँ पर व्रण का वर्णन नहीं किया पर नाम है व्रण प्रश्न, इसलिए आप अभ्यंतर के भी व्रण को आप समझ सकते हो। ये शायद इधर एक पर्याय भी बता है, व्रण को व्याधि भी बोल रहे हैं सुश्रुत जी ऐसा। चलो आगे बढ़ लो। दोष प्रत्यावनार्थाय रुजादाहक्षयाय च जिह्वादन्तसमुत्तस्य हरणार्थमलस्य च शोधनरूपणश्चैव व्रणस्य मुखदस्य वे उष्णो वा यदि वा शीत कवलग्रह इष्यते। दोषों को निकालने के लिए, पीड़ा और दाह की शांति के लिए जिह्वा तथा दांतों में लगे हुए मल को साफ करने के लिए एवं मुख में उत्पन्न व्रण को शोधन तथा रोपण के लिए अथवा शीतल कवल धारण हितकर होता है। यहाँ पर तुमने क्या, अगर माउथ अल्सर्स हो जाते हैं तो उसके अंदर अपन पंचवल्कल का क्वाद बना कर सकते हो, अपन धावन कर सकते हो, यानी कवल धारण कर सकते हो, या त्रिफलादि क्वाद से भी आप अच्छे से कवल धारण कर सकते हो। उन्होंने वही बोला है कि भाई साहब आप कवल धारण करोगे तो दोष निकल जाएंगे, जो रुजा है दाह है वो नाश हो जाएगा, दिवा और दांतों के अंदर जो मल फंसे हुए हैं वो भी निकल जाएंगे, है कि नहीं, और मुख के अंदर होने वाले पूरे जो व्रण है शोधन रोपण भी हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। डरलन जी क्या बोल रहे, दोष इत्यादि से कवल ग्रह के विषय में कहते हैं, दोष प्रत्यनार्थ दोष को दूर करने के लिए त्रिफला द्राक्ष आदि के कषाय के द्वारा दोष प्रत्यावन के लिए कवल धारण किया जाता है, शोधन द्रव्य द्वारा भी किया जाता है और रोपण द्रव्य द्वारा भी किया जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। वात कवच जरूरन अगर है तो उष्ण कवल धारण करें। देखो एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है माउथ के अंदर भी,
तो उसका आप वात कवच मान के सिर्फ ईचिंग होती रहती है, पेशेंट को पेन वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर आप उष्ण कवल धारण कर सकते हो। और बाद में बोल रहे हैं कि अगर रक्त पित्तज व्रण है, अगर स्टोमेटाइटिस हो जाता है, माउथ कैंसर हो जाता है, तो वहाँ पर आप शीत कवल धारण कर सकते हैं। पंचवल्कल्पात से अपन कर सकते हैं। वात कवच में अपन हरिद्रा से अच्छे से कर सकते हैं। और भी आप तुलसी से भी कर सकते हो, जाति पत्र का भी इन्होंने बोला है, उससे भी अपन कवल धारण कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, धूम का सीधा सीधा ही। ऊर्ध्वजत्रुगतान् रोगान् व्रणाश्च कपवातजान् चोपस्रावरुजायुक्तान् धूमपानेर उपाचरेत। कंठ प्रदेश से ऊपर के रोगों की और कफवातजन्य तथा शोथ स्राव एवं पीड़ा से युक्त व्रणों की चिकित्सा धूमपान से करनी चाहिए। बस यही श्लोक सर को याद था, इसलिए उन्होंने म्यूकोरमाइकोसिस में ये धूमपान का ये किया, यानी कि ट्रीटमेंट चालू करें। देखो कितना बढ़िया बताया कि ऊर्ध्वजत्रुगत ऐसा व्रण है कफवातज है जिसके अंदर शोथ भी, स्राव भी और रुजा भी है, लेकिन जैसे म्यूकोरमाइकोसिस में हो रहा था, शोथ भी, स्राव भी, रुजा है, इसके अंदर ऑब्वियसली धूमपान का करना ही था। सीधा सीधा वात का व्रण है, धूमपान का करना ही करना है, शोथ है, स्राव है, तो सीधा सीधा ही बताया है उन्होंने, वही हीलिंग के पर्पस की वजह से। आगे बढ़ लो, मधु सर्पी का। शत उष्मनो निग्रहार्थ संधानार्थ तथैव च सद्यो व्रणेषु आयतेषु रौद्रसर्पी विधीयते। शतजन्य उष्मा को रोकने तथा व्रण को जोड़ने के लिए नवीन एवं चौड़े व्रण में मधुसर्पी का प्रयोग करना चाहिए। बस सीधा सीधा बताया कि वे सब शतोष्मा के, यानी कि आगंतुक अगर व्रण हो जाता है इंस्टेंटली तुम्हें वो सद्य व्रण की शतोष्मा को निग्रहण करने के लिए आपको मधुसर्पी का उपयोग करना चाहिए। सीधे सीधे बताया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो आगे बढ़ लो, यंत्र। अवगाढ़ास्तु अनुमुखा ये व्रणाशल्य पीड़िता निवृत्तहस्तो उद्धरणाम यंत्र तेषु विधीयते। गहरे बहुत छोटे मुख वाले शल्य से युक्त तथा जिन व्रणों में हाथ द्वारा शल्य निकालना संभव न हो उनमें यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। वही बोला हूँ, सीधे सीधा ही बताया, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो वह सब डीप वुंड है, बहुत अंदर तक आप उंगली से कुछ नहीं कर सकते, साफ भी नहीं कर सकते, तो आप यंत्र का उपयोग करना चाहिए। अवगाढ़स्तु अनुमुखा ये व्रण शल्य पीड़िता, अंदर अगर शल्य पड़ा वगैरह है तो आप आर्टरी फोर्सेप्स से, स्वास्थ्य केंद्र से पकड़कर बाहर निकाल सकते हो, ऐसा बोला गया है। चलो आगे बढ़ लो, आहार। लघु मात्रा लघुश्च एव शुद्ध उष्ण अग्नि दीपन सर्व व्रणिभ्यो देयुस्तु तदा आहारो विजानता। विद्वान वैद्य सभी प्रकार के व्रण रोगियों को लघु मात्रा और लघु द्रव्यों का एकदम उष्ण अग्निदीपन आहार प्रदान करे। इसको ही अपन भूल जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, पर इसको याद रखना चाहिए। लघु मात्रा से क्या है, अगर पेशेंट 3 रोटियाँ उसको पच रही है बढ़िया से, तो उसको 1.5 या 2 रोटी ही खाने को बोलनी चाहिए कि भाई सब तू ज़्यादा नहीं खाएगा, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएगा। और बोल रहे लघु अर्थ रक्तशाली, जांगल मांस, लघु द्रव्य, चित्रक आदि जो द्रव्य है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, ऐसे अग्निदीप्त करने वाले भी द्रव्य देने चाहिए, से ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। ईशाचारेभ्यो रक्षस्तु नित्यम् एव क्षतातुरा रक्षा विधानेर उद्दिष्टे यम सनियमिता। पहले हो गए रक्षा विधान तथा और नियम के द्वारा क्षत से पीड़ित व्यक्ति को निशाचर से रक्षा अहिर्निश करे। क्या बोल रहे हो? पूर्व में कहे गए रक्षा विधान यम और नियम का पालन करते हुए शत से पीड़ित रोगी की रक्षा निशाचरों से दिन एवं रात्र हमेशा नियम पूर्वक करनी चाहिए। निशाचरभ्य इत्यादि से रक्षा विधान को कहते हैं। नित्य में एवं अर्थात दिन और रात्रि को भी रक्षा विधान करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? उत्तर में कहा है कि रक्षा विधान अर्थात गुगलू आदि से धूपन करना चाहिए आजू बाजू में। आयुर्वेद में विविध जो मंत्र बताए गए हैं और यम नियम से रक्षा विधान करना चाहिए। यम ये 5 होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य,
और व्यवहार निवृत्ति अर्थात ज़्यादा मिलना जुलना न करे। धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवहार निवृत्ति के स्थान पर अपरिग्रह अधिक सामान न रखना भी माना गया है। नियम 5 होते हैं। अक्रोध, क्रोध नहीं करना है। गुरु, गुरु की पूजा करनी है। शौचता रखनी है। आहार लाघवत्वम, लघु आहार करना है। अप्रमाद अर्थात आलस्य नहीं करना है। इस प्रकार विषय एवं क्रमानुसार 60 उपक्रम कहे गए हैं। यहाँ पर जो रक्षा विधान है वो खत्म हो चुका है। 60 उपक्रम अपने खत्म हो चुके हैं। आगे चलो कुछ सिद्धांत बताते हैं वो जाते जाते पढ़ो। अष्टपरिग्राही पंचलक्षण षष्ट्या विधानेर्निर्दिष्टे चतुर्भि साध्यते व्रणा। 6 कार्य, 8 अधिष्ठान और 5 लक्षणों से पहचाने गए व्रण की चिकित्सा निर्दिष्ट 60 उपक्रमों तथा चतुष्पाद के द्वारा की जाती है। देखो व्रण के 6 कारण कौन से होते हैं मेरे? अपने 4 कौन से? 4 दोष वाले और वात पित्त कबज रक्त सन्निपात और आगंतुज, ये 6 कारण हो गए। ठीक है। 8 अधिष्ठान कौन से होते हैं? त्वचा में हो सकता है तुम्हारा व्रण, मांस के अंदर हो सकता है, सिरा के अंदर हो सकता है, स्नायु के अंदर हो सकता है, अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म के अंदर हो सकता है। ये 8 अधिष्ठान, इसको याद रखना बेटा। बाद में बोल रहे 5 लक्षणों से पहचाना जाता है, यानी कोई भी तुम्हारे पास व्रण आ जाता है तो उसका गंध देखो, स्मेल कैसी आ रही है, वर्ण देखो उसका, स्त्राव देखो, वेदना देखो और आकृति देखो रेगुलर इरेगुलर कैसी है। उसकी चिकित्सा इन उपरोक्त 60 उपक्रमों से चतुष्पाद वैद्यातुर परिचारक एवं औषधि के द्वारा की जाती है, ऐसे बोल रहे हैं। टीका पढ़ लेते हैं। शनमूल इत्यादि से व्रण के कितने मूल होते हैं, कितने अधिष्ठान होते हैं, कितने लक्षण होते हैं, कितने औषधियाँ कितने पदार्थों से सिद्ध होती है, कितने औषधियों से कितने पदार्थों से सिद्ध किए जाते, इसके संबंध में कहते हैं। यानी वात पित्त कबज रक्त सन्निपात आगंतुज, ये 6 कारण होते हैं। वह व्रण शनमूल कहा जाता है। यह संसर्ग को सन्निपात ने अवरुद्ध कर दिया है। सम अर्थात इकट्ठा होकर 2 या बहुत दोषों का निपात होना ही सन्निपात कहलाता है। 2 या बहुत दोषों का मिलना ही सन्निपात कहलाता है। इसके पर्यायवाची संघात, संयोग, सहति भाव, संश्लेष, समवाय, संबंध आदि भी होते हैं। ये अधिष्ठान पहले ही बता दिए मैंने, 8 प्रकार के अधिष्ठान। चलो इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं। पंच लक्षण लक्षित अर्थात 5 लक्षण, 5 यथा वात पित्त कफ सन्निपात आगंतुज, ये लक्षण से व्रण लक्षित होते हैं, अर्थात इन्हीं से व्रण को पहचानना चाहिए। रक्तज के पृथक लक्षण नहीं होते हैं। पित्तवत रक्त जैसा वचन है, अर्थात पित्त की तरह ही रक्तज भी होता है, ऐसे कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो आगंतुज भी पृथक लक्षण नहीं होते हैं, जैसे कि कहा गया है पित्त रक्षला लक्षणा आगंतुजा, अर्थात पित्त और रक्त के लक्षण वाला आगंतु व्रण होता है। इसी स्थिति में पंच लक्षण लक्षणा की व्याख्या भिन्न प्रकार से की जाती है। इसलिए बोलते हैं कि भाई सब गंध, वर्ण, स्त्राव, वेदना, आकृतियाँ देखो, यही व्रण के 5 लक्षण है करके ऐसा जाना करो। चलो आगे बढ़ लो। योग अल्प औषध कृतो योगो बहुग्रंथं बयान्मया द्रव्याणां तत्समानानां तत्र वापो न दुष्यति। ग्रंथ विस्तार के भय से अल्प औषधि से युक्त जिन योगों का वर्णन मैंने किया है, उन योगों में तुल्य गुण वाले अन्य द्रव्यों का अभाव तो नहीं है। वही बता रहे कि भाई साहब ग्रंथ के बहुत बड़े हो जाने से अपन ने संक्षिप्त में बहुत ही कम औषधियाँ बताई है। उसको आप अच्छी तरह से आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, और भी द्रव्य आप इंक्लूड कर सकते हो। चलो पढ़ लो आगे। प्रसंगा अभिहितो यो वा बहु दुर्लक्ष्य भेषजा यतो उपत्ति तत्रापि कार्यम एवं चिकित्सितम्। प्रसंगवश कहे गए दुर्बल
कहे गए अनेक दुर्बल औषधि वाले योगों में जितने द्रव्य उपलब्ध हो सके उन्हीं से चिकित्सा कार्य करना चाहिए। वही उन्होंने बोला कि भाई सब जो जो अवेलेबल है आपके पास, जैसे करंज के पत्ते आपको इजीली मिल जाते हैं, गुड़ीची के पत्ते मिल जाते हैं, ठीक है नहीं, धूपन के लिए अगर इजीली मिल जाता है, पाठा गंबारी से जो मिल जाते हैं वो यूज़ किया करो, ऐसे वो बोल रहे हैं करके। आगे बढ़ लो। गणोक्तम अपि यद् द्रव्यम भवेत् व्याथावयोगिकम तत् उद्धते यौगिकम तु प्रक्षेपद अपि कीर्तितम। गुणों में निर्दिष्ट यदि कोई द्रव्य व्याधि की दृष्टि से उपयुक्त न हो तो उसे निकाल देना चाहिए तथा योग से संबंध किसी गण में नहीं कहे अन्य द्रव्यों का भी मिश्रण कर लेना चाहिए। ये रेफरेंस श्लोक है, इसको याद रख लेना। गणोक्तम अपि यद द्रव्यम भवेत् व्याधव यौगिकम तदेव युक्तैर्यौगिकम तु प्रक्षिप्तम अप्यकीर्तितम। यानी कि भाई औषधि के गणे में निर्दिष्ट जो भी द्रव्य रोग के लिए कहे ठीक ना लगे आपको, अगर कोई द्रव्य ऐसा भी होता है ना कभी कभी ऐसा जो अपने को गुड़ीची लग रही है वो गुड़ीची होती ही नहीं है, कुछ विषारी प्लांट जैसा लगता है, अपन उसको यूज़ कर देते। तो ऐसे अगर आपको कुछ प्लांट लगते तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर जैसे अब ये आदिवासी लोग इसको बहुत यूज करते हैं, व्रण रोपा को, व्रण रोपा ट्राइडेक्स प्रोकुम्बस, ये जहाँ पर भी तुम लगा देते तो हीलिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, ब्लीडिंग भी रुक जाती है। ये अपन मेडिकल सिस्टम में यूज़ नहीं करते, तो इसको आप यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम आदिवासी लोग करते हैं, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हो संहिता के अंदर, ऐसा कहने का तात्पर्य है। आगे बढ़ लो। उपद्रवस्तु द्विविधा व्रणस्य व्रणितस्य च तत्र गन्धादय पंच व्रणस्य उपद्रवा स्मृता। उपद्रव दो प्रकार के होते हैं, व्रण के और व्रण से पीड़ित के, उनमें गंध आदि 5 व्रण के उपद्रव कहलाते हैं। थोड़ा बड़ा आगे। ज्वर अतिसार मूर्छा सर्दी अरोचके श्वास कास अविपाकाश कृष्णाच व्रणितस्य तु। ज्वर अतिसार मूर्छा हिचकी वमन अरुचि श्वास काश अन्न का परिपाक न होना और प्यास ये व्रण से पीड़ित की उपद्रव है। तो यहाँ पर तुम कितने व्रण, ये कितने उपद्रव, इसको भी काउंट कर लो। ज्वर अति मूर्छा चित्ता सर्दी अरोचक श्वास काश अविपाक तृष्णा 10 है कि 11 है? ज्वर अतिसार मूर्छा सर्दी अरोचक श्वास काश अविपाक तृष्णा 10 सारे डॉक्टर। और उसको गंदा आदय को भी इंक्लूड करो, व्रण के आप वैसे कर सकते हो। व्रणित के 10 ऐसा मान के और व्रण के 5। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते, कभी कभी पूछ नहीं लेते, कभी कभार पूछ भी लेते हैं, कोई 10 11 ऐसे बोल सकते हैं। फिर इसको आप इसको 10 मान कर चलो, व्रणित के और व्रण के 5 ना, व्रण के और व्रणित। गंधादयो पंच व्रणस्य उपद्रवा और व्रणितस्य के ये 10। हाँ, अब देखो इमेजिन करो कहाँ पर एक एब्सेस की कंडीशन हो गई है, वो भी एक प्रकार का फूटकर व्रण ही बनेगा, इसलिए उन्होंने ज्वर बताया है, क्योंकि एब्सेस की कंडीशन के अंदर आपको ज्वर आता है। मे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो व्रण हो रहा है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अतिसार दिख जाता है, तो किसी पेशेंट को अतिसार हो रहा है तो उपद्रव तो नहीं ना व्रण का, तो ये सोचना चाहिए। घूम रहे, समझ गए क्या? यानी कि भाई साहब आपके अन्न व स्रोतस के अंदर व्रण है तो आपको अतिसार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर। आपके ब्रेन के अंदर कोई व्रण हो गया, कोई वेसल फूट गई, वो व्रण ही तो है, मूर्छा होगी कि नहीं होगी? होंगे डॉक्टर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर कोई भी व्रण हो जाता है तो हिक्का श्वास कास होगा कि नहीं? होगा डॉक्टर। बस। और डाइजेस्टिव में अगर कोई होता है तो फिर से वमन अरोचक अविपाक तृष्णा ये सभी उपद्रव दिख जाएगी कि नहीं? तो हमेशा जो दिख रहा है वो नहीं होता, यानी कि अपन बोलते हैं ना भाई सब अल्सरेटिव कोलाइटिस का ये कहाँ पर वर्णन किया है, ये तो सब कुछ वही तो है, व्रण की उपद्रव ही तो ये। बस आपको व्रण जानना आना चाहिए। एक बार आपने व्रण पढ़ लिया तो आपको मैक्सिमम डिसीजेज आ गए। व्रण की चिकित्सा कैसी करनी है भाई साहब, तो वैसे वैसे आप दिमाग भी लगा सकते हो।
अब व्रण की वजह से मूर्छा आई तो अब उसमें आप नस्य कर सकते हो। ऐसा आपकी सोच डेवलप होते होते जाएगी संहिता को देखने की। चलो आखिर का श्लोक पढ़ो। वर्णक्रियासु एवं आसु व्यासेन उक्तासु अपि क्रियां भूयो अपि उपरि वक्ष्यामि सद्यो व्रण चिकित्सिते। व्रण के उपक्रमों का विस्तार से यहाँ वर्णन होने पर भी आगे कहे जाने वाले सद्यो व्रण चिकित्सितम अध्याय में पुनः क्रियाओं का कथन किया जाएगा। बस सद्यव्रण अध्याय में और उन्होंने आगंतुक व्रण के लिए बताया गया है। और यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो चुका है। इति शुश्रूष संहिता चिकित्सा स्थान द्विरणे चिकित्सितम नाम प्रथम अध्याय। चलो बहुत मेहनत के बाद